बैक्टीरिया के थ्रू। और ये जो डायरेक्ट हम ले रहे हैं, इसी कारण हम बूढ़े हो रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझते हो? हाँ, हमने एक कील को पानी में डुबाया, हवा में रखा, पानी में डुबाया, हवा, ऐसे अगर 40-50 बार करोगे वो कील क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन। तो हम बूढ़े ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन हमें जिंदगी दे रहा है वही हमारे बुढ़ापे और मौत का कारण है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे धीरे धीरे श्वास लो, और जो तप करते थे वो एक बार श्वास ली और सीधे 1000 साल तक अब उसका काम चलेगा। जितना जल्दी जल्दी आप इसको, एक मैं मेथड से बताता हूँ, विषय थोड़ा बड़ा हो रहा है फिर भी मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, बढ़ाऊं ना टॉपिक थोड़ा सा? ठीक है, इतना हम कर लेते हैं, अग्निहोत्र तक कंप्लीट कर देंगे। कितना समय बचा अग्निहोत्र के लिए? देखो ऑक्सीडेशन मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा। हाँ 50 मिनट है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड अभी का हम तुलना कर लेते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड का, जो 60 सेकेंड में 60 बार श्वास लेता है, कौन लेता है? कौन लेता है? कुत्ता। ठीक है, वो 10 से 15 साल जीता है। यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का पालन करेगा तो 15 साल जिएगा। रोज दाल चावल खाएगा घर का तो 10 साल जिएगा, क्योंकि यम नियम को छोड़ दिया उसने। फिर 60 सेकेंड में जो 30 बार श्वास लेता है, कौन लेता है? जस्ट इससे आधा, गाय बैल भैंस, ये इनसे ज्यादा जिएंगे। कितना जीते हैं? 20 से 30 साल। यम नियम पे रहेंगे, टिके, गाय मतलब ताजा घास खाएंगे, ठीक है, तो 30 साल जिएंगे। और वो भी जो है सूखा घास खाने लगे, भूसा खाने लग गए, सड़ा अनाज खाने लग गए तो 20 साल जिएंगे। ठीक। फिर 60 सेकंड में 15 बार जो सांस लेते, कौन लेता है? हाथी। वो इससे ज्यादा जिएगा, 40 से 60 साल। वो अमूमन यम नियम का पालन करते हैं। हाथी, जो जंगल में रहने वाला हाथी 60 साल जीता है, जिसको महावत पालता है वो 40 साल जीता है, क्योंकि हाथी अपना यम नियम अपने यहाँ आके उसका यम नियम क्या खाना कैसे खाना को छोड़ देता है, 40 साल जीता है। ठीक। फिर 60 सेकंड में इससे आधा 8.5 इतना अगर कोई सांस लेता है, और ये है मनुष्य की इतनी ही सांस होनी चाहिए कायदे से, लेकिन अभी बढ़ के 12 हो गई है। ठीक है, हम 12 बार सांस लेते 1 मिनट में, अंदाज कर लेना कोई भी। अभी अगर आप एग्जैक्ट 8.5 बार सांस लेंगे तो इससे डबल हो जाएगा, 80 से 120 साल। ये मनुष्य की आयु है। तो आपका श्वास का स्तर घटते चला गया, आपका जीवन बढ़ते चला जा रहा है। 2 मिनट में 1 बार श्वास लेता है कछुआ, तो आप ये सोचो वो 320 साल जीता है। तो श्वास का स्तर घट रहा है, आयु बढ़ रही है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हम श्वास का अधिकतम उपयोग करें। गौतम बुद्ध ने क्या सिखाया? धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, यही तो सिखाया। प्राणायाम, प्राण यानी ऑक्सीजन को आयाम बांधने वाली प्रक्रिया, ये योग नहीं है। ये प्राणायाम एक अलग प्रक्रिया है, योग व्यायाम अलग चीजें हैं। तो ये सब क्या है? हम जो है ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। भाई श्वास कम लेना मतलब एनर्जी का ज्यादा उपयोग करना। ठीक है, तो अब ये जो है हमारी ये पूरी प्रकृति, इसमें भूमि तत्व हमें केवल जीवाणुओं के द्वारा लेना है, बाकी तत्व हमें कैसे लेना है? डायरेक्ट। अब अगर डायरेक्ट लेना है बाकी तत्व, गगन वायु अग्नि नीर, नीर लेना तो शुद्ध लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ना? जो जो शुद्ध पानी पीते हैं, आप देखिए उनकी लाइफ ऐसी बढ़ी हुई है। जहां जहां पर भी शुद्धता है पानी की, लाइफ बढ़ गई। वा से वायु, आपको डायरेक्ट वायु लेना तो शुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध। हमारे ऋषि मुनि बांस की कुटिया में रहते थे, या बांस के पेड़ों के नीचे कुटिया बनाते थे। मेरे गुरुजी भी बांस के पेड़ों के नीचे ही रहे, दीपक सचदेव जी। 35% ज्यादा ऑक्सीजन रहता है बांस के नीचे। कितना रिदम बढ़ जाएगा, आप सांस लेके देखो। फिर अग्नि तत्व भी आपका शुद्ध होना चाहिए।
अग्नि की शुद्धता में ये यज्ञ होते थे ना, तो लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, उसकी शुद्धता भी बहुत जरूरी है। फिर गगन तत्व तो स्वयंभू अपने अंदर उपवास से डेवलप करना पड़ेगा, और इसलिए जितना अच्छा आप उपवास करेंगे निर्जला, उतना ज्यादा आपके शरीर में हल्कापन आते जाएगा। तो ये पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत जो है ये ऊर्जा को पकड़ के रखने के माध्यम है। जितना अच्छा पंच महाभूत होगा आपका, जितनी अनुकूलता रहेगी, आपकी लाइफ उतना बढ़ते चले जाना है। इसी पर कंट्रोल किया था भगवान ये भीष्म पितामह ने। भगवान परशुराम और जितने लोग जो अमर हुए वो सब इन पर कंट्रोल था उनका। आप आकाश महाभूत को बढ़ा लीजिए, आपका शरीर का वजन 0 जैसा हो जाएगा, पर आप किसी भी चीज को उठा सकते हो। आप ऐसे ही उठा लेंगे बड़े बड़े पेड़। ये पूरी प्रकृति जो है ना आकाश तत्व के अधीन है। आप देखिए हमारा ग्रह कितना बड़ा है, धरती, ये सूर्य के सामने कुछ नहीं है, और सूर्य के से बड़े सूर्य कितने, सब बिल्कुल घूम रहे हैं गेंद की तरह। किसके कंट्रोल में है? आकाश महाभूत के। 1 सेकंड का भी विचलन नहीं है धरती में। 10,000 साल पहले भी अगर यहाँ 6:38 पे सूर्योदय हुआ होगा आज की तिथि में, तो 10,000 साल पहले भी आज की तिथि में 6:38। अब अगर पृथ्वी की घूमने की गति में विचलन होता कम ज्यादा, तो टाइम मैच खाता क्या? इसमें भी सूर्य के चारों तरफ घूमने में भी कम ज्यादा होता तो टाइम मैच खाता क्या? नहीं खाता। एक भी चीज का डिफरेंस नहीं है। तो अभी क्या होता है, सबको साम्य रखने का काम, स्थिर रखने का काम, ताकत बढ़ाने का काम पंच महाभूत करता है। आपको अभी मैं ऊर्जा भी बताऊंगा, पंच महाभूत को स्थिर रखने की प्रक्रिया भी बताऊंगा। फिर तीसरा है आपका अणु। अभी क्या होता है, ये अणु तत्व दरअसल भूमि तत्व का भाग है। किसका भाग है? इस ऊर्जा में जो भूमि तत्व है, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऊर्जा के ठोस स्वरूप हैं। कौन से स्वरूप हैं? ठोस, जो हमें जीवाणुओं के थ्रू लेना है। हमें फास्फोरस जीवाणु के थ्रू, पोटास जीवाणु के थ्रू, आयरन जैसे आपके खून में आयरन की कमी है तो क्या लोहा को घिस के पियोगे आप? या आयरन अंगूर में है, खा लोगे अंगूर, खा लो 10 किलो, आयरन की पूर्ति नहीं होगी, खा के देख लो आप। लेकिन आप 1 किलो अंगूर का द्राक्षासव पी लेते हैं। द्राक्षासव यानी क्या? 10 लीटर पानी में 3 किलो अंगूर 1 किलो गुड़ डाल के रख दिया टाइट बंद करके, 90 दिन में बन गया, उसका नाम द्राक्षासव पड़ गया। अंगूर कितना है उसमें साहब? 3 किलो। कितना लीटर बना? 10 लीटर। आधा लीटर द्राक्षासव कितने का मिलता है? आधा लीटर कितने का मिलता है द्राक्षासव? किसी ने खरीदा नहीं होगा है? 400 400 रुपए का। तो 10 लीटर कितने का हो गया? 8,000 रुपए का। क्या किया उनने? अंगूर डाला 3 किलो, गुड़ डाला 1 किलो और पानी डाला 10 लीटर। कितने का बन गया? 8,000। अब आधा लीटर 1 लीटर आप द्राक्षासव पी लो, खून बढ़ जाएगा। तो उन्होंने देखा इसका रिजल्ट ज्यादा है तो पैसे बढ़ा दिए। तो द्राक्षासव पियोगे क्यों? द्राक्षासव में वो बैक्टीरिया ने आके उसको डिजॉल्व करके आयरन को निकाल के लिक्विड, उसको एनर्जी के स्वरूप में स्टेब्लिश कर दिया पानी के अंदर, ठोस एनर्जी के स्वरूप में, भूमि तत्व में है। इसलिए क्विक रिजल्ट। जहां जहां पर भी जैव रसायन डले हैं, चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं, चमत्कारिक। मैं अभी 17-18 राज्य घूम गया कोरोना के बाद, अभी 3 महीने में ट्रेमेंडस रिजल्ट। जिसने भी 20-25 लीटर जैव रसायन डाल दिया, यूं फसल बढ़ गया, कुछ पूछो मत। ऐसे पौधे बढ़ते दिन दुनी रात चौगनी। क्यों? आपने द्राक्षासव पिया, ठीक हो गए आप 1 लीटर में ही। अंगूर भी कितना लगा? 3 किलो में तो 10 लीटर बन रहा है, तो अंगूर भी लगा। आधा किलो अंगूर में आप जो है स्वस्थ हो गए। और 10 किलो अंगूर खाओगे तो नहीं, भले हाजमा गड़बड़ हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो आप बैक्टीरिया, अंगूर को बैक्टीरिया को खिलाए तो 20 आदमी स्वस्थ हो गए, और उसी अंगूर को आदमी को खिलाए सीधे तो कोई स्वस्थ नहीं हुआ। ये है बैक्टीरिया का कमाल। हर हमको या पौधों को रसायन चाहिए। क्या चाहिए?
और प्रकृति में रसायन देने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। रसायन यानी अणु। हमको अल्टरनेट अणु, आंख को विटामिन ए चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए, है ना, हड्डी को कैल्शियम चाहिए, तो ये सब देने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। तो बैक्टीरिया के थ्रू दो आप, यू रिजल्ट जबरदस्त। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो है अणु और जीवाणु, इसकी प्रक्रिया को कैसे करते हैं। तो वापस मैं फिर से मैंने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की। ये मेरा लगभग जो है 20 घंटे का टॉपिक है। कितने घंटे का? हाँ, ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। कितना बता पाया पता नहीं, पर भी मोटा मोटा आपको अणु, ऊर्जा, पदार्थ, ऊर्जा, पंच महाभूत, अणु, जीवाणु, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब हम वापस आते हैं ऊर्जा पर। ये पूरी प्रकृति शुरुआत ऊर्जा से होती, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इस ऊर्जा की दो गति है। एक है ऊर्ध्व गति। एक कौन सी गति है? ऊर्ध्व गति। और एक होती है अधोगति। ठीक, एक ऊपर जाने वाली, एक नीचे जाने वाली। ऊपर जाने वाली ऊर्जा जो है और एक नीचे जाने वाली, दोनों ऊर्जा जो है सृजन करती हैं। दोनों ऊर्जा क्या करती हैं? सृजन। ये त्रिदेव बनाएगी, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये त्रिदेव पंच महाभूत बनाएंगे। पंच महाभूत यानी भगवान। ये त्रिदेव बनेंगे, भगवान बनाएंगे, फिर ये अणु बनाएगा, फिर अणु बनेगा तो अपने आप जीवाणु बन जाएगा। यही प्रक्रिया इसमें भी चलती है। त्रिदेव बनाएगा, फिर पंच महाभूत बना, फिर अणु बना, और फिर जीवाणु बना। ठीक है। तो अणु और जीवाणु बनाने का काम, ये जो है ऊर्जा जिधर जाएगी उधर ही सृष्टि बसा लेगी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये जिधर जाएगी उधर ही क्या बना लेगी? सृष्टि बना लेगी, प्रकृति बना लेगी। सब उत्पन्न हो जाएंगे, पेड़ पौधे जितने दिख रहे हैं सब। लेकिन इनकी जो है, इनकी दिशा दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के विरोधक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इधर का अणु अगर इधर यहां अगर फिट हो गया कहीं पर भी, तो यहाँ की चीज को नष्ट करता रहेगा। या यहाँ का जीवाणु अगर इधर कहीं आ गया तो इनको परेशान करता रहेगा। अब इसको कैसे समझेंगे हम? ऊर्जा को इसके 5 स्वरूप हैं: रूप, रंग, गंध, स्वर और स्पर्श। रूप यानी भूमि से निकला हुआ ऊर्जा, जो ठोस स्वरूप में, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, ये इसको कहते हैं रूप। इसको भस्म चिकित्सा और रस चिकित्सा भी कहते हैं आयुर्वेद में। ठीक है। जो मैंने आपको अंगूर का बताया वो यही है। इस यानी चाहे रस के रूप में निकाल लो या भस्म के रूप में निकाल लो। ठीक है। वो जमीन से निकला हुआ जो ठोस स्वरूप है, वो स्वरूप ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, जो हमको तुरंत फायदा करता है। फिर है रंग। 3 तरह के मुख्य रंग है: नीला, पीला, हरा। इन सभी रंगों में ये सारे तत्व हैं, ऊर्जा है। नीला रंग है, उसके अंदर जो है आयरन है, निकल है, बोरान है। पीला रंग है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, जिंक है। ठीक है। जिप्स जो है कॉपर है। हरा रंग है, उसके अंदर सोडियम है ना, कैडमियम है, जो है कैल्शियम है ना, मॉल्बिडिनम है। ऐसे तत्व है। अभी देखिए, रूप के अंदर तो हैं ये सब 108 तत्व, रंग के अंदर भी 108 तत्व हैं। फिर गंध के अंदर भी यही, जैसे जैसे सल्फर आपने चूल्हे में जला दिया हींग को, तो एक गंध आता है। वही गंध फटाकों से भी आता है। वही गंध प्याज को छौंक दे तो तब भी आता है, क्योंकि ये तीनों में सल्फर है।
जो आप फटाका फोड़ के गंध लो चाहे हींग से लो, ये सल्फर जो है, अगर ये जो तत्व है सल्फर, ये जल करके हवा में आ गया और नाक के थ्रू ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? गंध कहलाएगा। इसको स्वर में भी बदल सकते हैं और सूक्ष्म करके तरंगों में भी बदल सकते हैं सल्फर को, जिसको मंत्र बोलते थे। और स्पर्श के द्वारा भी हम ये, पानी के अंदर H2O ही होता है, लेकिन पानी में स्पर्श चिकित्सा के द्वारा सब चीजें पानी से निकाली जा सकती हैं, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब। तो ये प्रकृति की खुद की सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है। हवा में रहेगा तो गंध, आकाश में रहेगा तो रंग, शब्दों में आ गया तो तरंग, में आ गया तो स्वर। हैं कौन से तत्व? ये पूरे 108 तत्व। तो हम जो है ये इस माध्यम से समझ सकते हैं ये अधोगति की ऊर्जा है कि ऊर्ध्वगति की ऊर्जा है, रूप से, रंग से। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, शहर के किनारे का नाला, सड़ा नाला, उसका रूप अच्छा है क्या? रंग अच्छा है, गंध अच्छा है, स्वर अच्छा है। वो नाला मान लो ऐसा गिरे स्पीड से, अच्छा लगेगा? और स्पर्श अच्छा नहीं। इतना ही नहीं, उससे जो अणु और जीवाणु उत्पन्न हुए, कोई भी जीव क्या उत्पन्न होगा सड़े नाले से? मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू, केकड़े, चूहे पैदा होंगे। इनका रूप अच्छा है क्या? रंग अच्छा है? गंध अच्छा है क्या? स्वर अच्छा है क्या? स्पर्श। एक मेंढक अगर यहाँ आवाज करने लगे तो आप सबका ध्यान भंग हो जाएगा। या हमारे बेडरूम में अगर मेंढक की आवाज आने लगे ना तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जबकि वो निरीह प्राणी हम जानते हैं, फिर भी हम उसको नहीं झेल पाएंगे। क्यों? जैसी वो टर्र करेगा आपकी एनर्जी घट जाएगी। एक और उदाहरण बताता हूँ, मोबाइल के फोन की जो है प्रकाश आपकी आंखों में जाएगा, अच्छा लगेगा कि बुरा? 2 मिनट देख लो आंखें खोल के, आपकी सारी ऊर्जा सोख लेगा वो प्रकाश, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बिल्कुल आप एकदम से हाइजीनिक हो जाएंगे। क्यों? प्रकाश ने आंखों से सारी ऊर्जा खींच ली, क्योंकि वो प्रकाश निगेटिव, वो रंग निगेटिव था। लेकिन अगर घी के दीपक की रोशनी आपको दिखाए तो आधे घंटे आंख खोल के देखे रह सकते हो, और उसके देखने से आपके शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इसको ताटक बोलते हैं। कुछ ध्यान में आई बात कि ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या है? जो प्रकाश आपकी ताकत घटा दे वो आपके लिए निगेटिव है कि पॉजिटिव है? और जो प्रकाश आपकी ताकत बढ़ा दे वो पॉजिटिव। जो जीव की आवाज सुनने से आपको अच्छा लगे वो पॉजिटिव, और जिस जीव की आवाज सुनने से बुरा लगे वो नेगेटिव। किसी जीव को आप मेरे को सच बताइए, कुत्ता या बिल्ली को छूने से आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है। आपने दिमाग में बैठा दिया कि कुत्ता बहुत अच्छा है, छू के देखिए आपको सिरहा नहीं आएगी। और चिड़िया को छूइए जरा, कोयल को, तोते को, गाय को छू लीजिए, आपको ठीक लगेगा। तो किसी को छूने से अगर रोंगटे खड़े हो जाएं तो बुरा है वो, और किसी को छूने से रोम रोम खड़े हो जाएं, रोम रोम यानी समझते हो ना, दोनों में देखो ये बाल ही खड़े होते हैं, लेकिन एक रोम रोम है और एक रोंगटे खड़े होना है। आप सोचो क्या खड़े हो रहे हैं अपने। तो ये ध्यान में इससे आता है कि हम आंख, कान, नाक, त्वचा और शब्द से समझ सकते हैं निगेटिव है कि पॉजिटिव, हमारी ऊर्जा लेने वाली है कि हमको ऊर्जा देने वाली। लेकिन कुछ ऐसी चीजें उनको हम समझ नहीं सकते कि भाई ये तो दिखने में बड़ा सुंदर है। जैसे स्टील के बर्तन है यहाँ, क्या एक रखो यहाँ पर पानी, और एक तांबे का भी रखो। अभी जो है, अब ये दोनों में दिखने में, मेरे को सच बताओ, दिखने में ये कौन सा अच्छा दिख रहा है? ऐसे आप अभी आप बताओ तटस्थ होके कौन अच्छा दिख रहा है? स्टील अच्छा, ये चकाचक। ये देखो, अब इसको कैसे आपको समझना है, इसको मैं जो है आपको एक प्रयोग करके बताता हूं। मैं तो प्रयोग करता हूं रुद्राक्ष से, पेंडुलम, इसको बोलते हैं डाउजिंग। ये भारत की प्राचीन परंपरा थी। अभी इसको तो नाप सकते हो पानी पी के, लेकिन हवा को कैसे नापोगे? तो ये डाउजिंग से आप नाप सकते हो। देखो, जैसे किसी पाइप से अगर आप निकलता है तेजी से क्या पानी, तो कैसे निकलता है? घूमते। कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज।
और किसी छेद में पानी स्पीड से अंदर जाता है, कैसे जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज, अगर मान लो ये जो चीज है, ये अगर ये मतलब ऊर्जा को सोख रहा है, ऊर्जा पानी से कितनी सूक्ष्म है? करोड़ों गुना सूक्ष्म है। तो यहां ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या? हमारा माला, इसको बोलते हैं डाउजिंग। क्योंकि ऊर्जा को सोख रहा है, इसलिए कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और जो है, जो ऊर्जा को छोड़ रहा है, उसके ऊपर रखोगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा। क्योंकि ऊर्जा को छोड़ रहा है, जैसे वो पानी का पाइप से निकल रहा है तो ऐसे घूम निकलेगा, और अंदर जाएगा तो ऐसे जाएगा। अब वो पानी लिक्विड है, इसलिए उसको देख रहे हो, इसलिए आपको आंखों से दिख रहा है, लेकिन ये तो ऊर्जा किस तरह है, आंखों से दिख नहीं रहा है ऊर्जा। तो हमारे पूर्वज किससे इसकी गैसिंग करते थे? इससे। इसलिए हर व्यक्ति ये माला पहनता था। जैसे कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो, 17 नंबर के पाना को क्या करता है वो? जेब में रखता, पहन के रखता, कब जरूरत पड़ जाए। तो ये ऊर्जा को नापने का माला था, इसलिए हमारे हर पूर्वज इसको पहन के रखते थे। कहीं भी गए माला से देखे। वैदिक कालीन के बाद या मध्यकालीन के बाद ये परंपरा खत्म हो गई। हमारी कई विद्याएं हम भूल गए थे, और इसको भी आप एकदम से नहीं कर सकते। इसके लिए मन का स्थिर होना जरूरी। आपका मन इस पानी के अंदर जाना चाहिए। फिर ये पानी कहीं भी रहे, आप उधर भी कहीं रख दो तो मेरा माला, क्योंकि मेरा मन क्या है, इस माला के नीचे मेरा मन है, और उस मन के साथ क्या है, ये पानी इंक्लूड है। तो आप मुझे कहीं से भेज दो, भारत भर में, भारत से बाहर मिट्टी भेज दीजिए, मैं घर में ही बैठ के बता दूंगा कि ये मिट्टी निगेटिव है कि पॉजिटिव। अब मेरे को ये बताओ, अगर हमारी मिट्टी अधोगति की ऊर्जा वहां चल रही हो तो अच्छे जीव पलेंगे क्या? यही पलेंगे। मक्खी, मच्छर, इल्ली, सांप, बिच्छू, मेकड़े, फंगस, वायरस, यही पनपेंगे। और ऊर्ध्व गति की चल रहे हो तो वो जीव पनपेंगे। तो अब ये बताओ, किसी पेड़ को आप स्टील से पानी दोगे तो कौन सी ऊर्जा चलेगी? यहां आइए, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति आओ, आपसे शुरू करो, इधर आओ। क्या नाम आपका? सचिन जी। हाँ, अब इसका प्रयोग करना है वैद्य राजेश कपूर विधि से। ये तो पेंडुलम हर कोई कर नहीं सकता, तो ये राजेश कपूर विधि है। एक व्यक्ति को ऐसे खड़े होना है, दूसरे व्यक्ति को यहां खड़े होना है, ताकि दोनों का ग्रिप ठीक बने एनर्जी को नापने का। मैं इनके हाथ को दबाऊंगा, ये रोकेंगे, ठीक है। अब मैं दबा रहा हूं इनके हाथ को, और इन्होंने मेरी ताकत को, अभी मैं झटके में दबाऊं ऐसा तो दब जाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे दबाऊंगा तो ये क्या करेंगे, रोक पाएंगे। ये देखो, इन्होंने मेरे ताकत को रोकी, हाँ रोको, ये रोक पा रहे हैं, ठीक। अब मैं जो है इनको ये पानी दे रहा हूं, मान लो ये पौधे हैं और इनको मैंने पानी दे दिया, इनको ये देखो यहाँ ये पानी मैंने ये दे दिया इतना सा, ठीक है। अभी देखो इनकी ताकत का क्या हुआ, और वैसी ग्रिप से रोकना, ठीक है। ये ताकत मैं बढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं, कुछ ताकत नहीं लगाया, खत्म है सारी ताकत। रोको भाई, कुछ ताकत नहीं है, 99% ताकत इनकी खत्म है, हाँ कि ना। अब वो पानी को फेंक दो आप। अब हमने इनको जो है इस गिलास से, जो है तांबे के गिलास से इनको पानी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हमने इससे जो है, और अभी देखते इनकी ताकत बढ़ी कि घटी। जितनी पहले ताकत थी उससे बढ़ी हुई है। इतनी ताकत अगर मैं पहले लगाऊं तो इनका हाथ नीचे चला जाता। ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताइए। ये ताकत इनकी जबरदस्त बढ़ गई है। बैठिए। अभी ये पानी सीखिए, ये तुलसी वाला पानी। हाँ ठीक है, तुलसी वाला पानी है। एक और जो है इन्हें प्रयोग करवा रहे हैं, चलिए ये मैं बताता ही हूँ, बाद में नहीं, अभी बता देता हूँ। 12 बजे से पहले लिया है मैंने। कल हमारी ट्रेनिंग में आए थे। और इनकी ताकत भी जबरदस्त है, ये देखो ये पानी भी बहुत ताकतवर है। तो अगर हम स्टील से पानी पिएंगे तो ताकत घटेगी। एक व्यक्ति और आइए, कोई भी आप में से, आप पूर्वीश जी, आप 2-3, सबको आना है, अभी कोई बचने वाला नहीं है, एक एक करके सब आएगा। ठीक, करिए आप, मुट्ठी बंद करिए, ताकत को रोकिए। और ये भी जो है मेरी ताकत को रोक रहे हैं। वो स्टील के गिलास से पानी पी लीजिए।
और रोकिए अभी ताकत को, और कुछ नहीं, ताकत खत्म, लगा ताकत, खत्म हो गई ताकत। अब उससे पीजिए जरा कासे से ऐसे। तो अभी तक हमने, हमारे पूर्वज जो तांबा पीतल कांसा बना सकते थे, वो अब ये ताकत को रोक रहे, उतना नहीं पर अभी ये देखो रोक रहे। बैठिए। तो हमारे पूर्वज जो कांसा पीतल तांबा सोना चांदी बना सकते थे, वो क्या स्टील नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? जो जिंक और पारा जैसी धातु बना सकते थे, स्टील उनके लिए कोई बड़ा भारी बात नहीं थी। लेकिन वो जानते हैं ये निगेटिव धातु है, वो शहर के नाले से निकला हुआ, कीचड़ में से निकला हुआ एक आयरन है, एक धातु है क्रोमियम। जानते थे इसलिए बनाए नहीं। ऐसे हमारे पूर्वज 50 बातों को जानते थे। ये पहली निगेटिविटी है जो डीएनए की निगेटिविटी है। जैसे एक पौधा, अभी आइए पूर्वेश जी आप आओ, ठीक है। ये जो है अभी देखते हैं, इनकी भी ताकत हम देखते हैं, इनकी भी जोरदार ताकत है, जबरदस्त। ये पौधा जो है, ये पत्ती हम इनको पकड़ा देते हैं। एक दूसरी पत्ती भी पीछे से उसकी ले आओ, अमरूद की पत्ती। तो अभी क्या है, ये है हमारा प्लग पॉइंट एनर्जी का। क्या? ये प्लग पॉइंट है। तो हमको प्लग पॉइंट में टच करना है, क्योंकि वो प्लग लगाओगे तभी बिजली क्या होगी, आएगी जाएगी। और कितने देर में आती जाती है? सेकंड में। उसको हम चमत्कार मानते हैं क्या? पर इनके हाथ में ताकत घट गई, इसको चमत्कार मानते हैं। अरे भाई, जब बिजली बटन दबाते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर सेकंड में जा सकती है, तो इनके प्लग पॉइंट में लगा, तो इनकी एनर्जी भी अगर ये खराब होगा पौधा नेगेटिव, तो ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं, लगाओ ताकत पूर्वे, कुछ नहीं। अब इनको हम पत्ता दे रहे हैं अमरूद का। इसको भी मालूम पूरे भारत में हमारे किसानों को कहा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लगाओ। उसमें किसान ने लगा लिया। इनके खेत में यही पौधा, और मैं देखते ही मुझे लगा ये गड़बड़ है। अच्छा, एक बात और देखिए, जो निगेटिव प्लांट हैं वो साल भर हरे भरे रहेंगे। आप घरों में जो लगाते, शोक नाम उसको आप अशोक बोलते हो, है वो शोक, थाइकस, मनी प्लांट, साल भर हरे रहते ना। ये बताओ, जो साल भर एनर्जी को सोखेगा, वो प्लांट हरा भरा रहेगा कि नहीं रहेगा? एनर्जी देना ही नहीं है इसको, तो ये तो हरा भरा रहेगा और बीमार होगा। क्या है? नहीं होना है। वो हमें बीमार करेगा। हाँ, ये तो हमें करेगा, ये खुद बीमार नहीं होगा कभी। उसको पानी भी डालने का जरूरत नहीं होता है। हाँ, ये खुद भी चलेगा। और इसलिए इसके पेड़ में चिड़िया घोंसला नहीं बनाती, कोई भी निगेटिव पेड़ में नहीं। इवन उसके नीचे गधे भी नहीं बैठते, कितने ही गर्मी रहे हो। उधर बबूल के नीचे जाके बैठ जाएंगे, गधों को पता है ये निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि उनका सिक्स सेंथ उनका काम कर रहा है। अब मैं इनको जो है, ये पीपल का पत्ता देखो, इन्होंने हाथ में रखा, ये पकड़ लिया। पीपल कहता हूँ, सॉरी, अमरूद का है। और इनकी ताकत जितनी थी वो अभी बढ़ी हुई है। ताकत कितनी बढ़ी है? बढ़ी है, बढ़ गई ताकत। अब ये ताकत देने वाला है। तो ऐसे जो हैं, ये पहला जो मैंने बताया निगेटिव, पहला निगेटिव जिसका डीएनए ही निगेटिव, स्टील के बर्तन, ये पौधे, और क्या हमारे घर में बहुत सारी, जितने भी बहुत सी जैसे कपड़े हैं, सिंथेटिक कपड़े, आपके जूते चप्पल हैं, जैसे मोजे, जितने भी मोजे सब निगेटिव हैं। मोजा पहनते ही आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। कितना? 99%, 1% रहेगी। उसको मैं बोलता हूँ 1200 एनर्जी वेव्स। इसलिए आप चलना, दौड़ना, थोड़ा बहुत दौड़ना, खाना खाना, सोना जागना सब कर लोगे, आपको पता नहीं लगे। क्यों? 1200 एनर्जी में आपकी पूरी जिंदगी कट जाएगी। कितनी में? आप कितना ही निगेटिव पकड़े, पत्ता पकड़े, ये गिरे क्या बेहोश होके? नहीं, क्योंकि ये 1% एनर्जी में, 1200 एनर्जी वेव्स में चलना, बोलना, खड़े रहना कर सकते हैं। इनका मान लो, ये इनके पास एनर्जी थी 1,99,000 एनर्जी चले गई, इनको पता ही नहीं। पता आपको पूर्विस क्या? नहीं पता। तो एनर्जी चले गई, पता ही नहीं, इसलिए वो धोखे में जी रहे हैं। लेकिन युद्ध करने जाओगे तब समझ में आएगा कि हम स्टील के ग्लास में पानी पी के युद्ध करने गए हैं। तो ऐसी हमारी जिंदगी में ये निगेटिविटी के कारण आज का मनुष्य का जीवन स्तर घट रहा है।
जबकि हमारे पूर्वजों को खाने के लिए 2 समय की रोटी बड़ी मुश्किल थी और प्याज में खाते थे वो। हम 3 समय खा रहे हैं, 4 समय खा रहे हैं अब तो, सुबह दोपहर शाम और अभी रात में फिर खाएंगे। फिर भी जीवन स्तर घट गया, जीवनी शक्ति घट गई, क्योंकि आप शक्ति घटाने वाली चीज खा रहे हो। तो जीवनी शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और नकारात्मक ऊर्जा ही कैंसर पैदा करता है। अभी नहीं बताऊंगा कैसे, मैंने बिल्कुल 40 पेज की पूरी थीसिस दी है पंतनगर को भी, कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही कैंसर आ रहा है। ये बताओ, किसी पौधे में पत्ती का निर्माण हो रहा है, देखिए दोनों ऊर्जा आवश्यक है प्रकृति के लिए। जमीन से कार्बन उठा के पत्ती बनाना, ये ऊर्ध्वगति की ऊर्जा है, और इस पत्ती को वापस गिरा के और कार्बन में बदलना अधोगति की ऊर्जा है। प्रकृति के लिए दोनों ऊर्जा आवश्यक हैं। क्लियर है मेरी बात? दोनों ऊर्जा आवश्यक, और प्रजनन के लिए नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए माता पार्वती ने शिव की आराधना की थी। एक लंबी कहानी हो जाएगी कि नकारात्मक ऊर्जा को से ही क्यों प्रजनन संभव है, पर इतना मोटा मोटा मानिए कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रकृति में रोल है, और जबरदस्त रोल है। ये बताओ, पत्ती अगर गिर के कार्बन में ना बदले तो नई पत्ती आएगी क्या? इसलिए नकारात्मक ऊर्जा का होना आवश्यक है। लेकिन ये जो है कार्बन में बदलने वाली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, कार्बन बनाते समय अंदर घुस जाए, या आप घुसा जो इंजेक्ट कर दो, डीएनए उसमें मिक्स कर दो प्लांट के बीज में, तो फिर प्लांट चलेगा कि? अग्निहोत्र का समय देख लेना, ठीक है? तो अभी क्या हुआ कि नकारात्मक ऊर्जा आवश्यक है, लेकिन सृजन करते समय उसको दूर रखना पूरे समय। क्योंकि अगर नकारात्मक ऊर्जा ये पत्ती बनते समय शामिल हो गई तो ये पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ऐसी। अभी हर पौधा देखना टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। अब ये खेत तो ऑर्गेनिक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप किसी भी किसान के खेत में चले जाओ, पत्ते कैसे दिखेंगे? टेढ़े मेढ़े। फिर साइंस का वैज्ञानिक कहेगा फास्फोरस कम है तो पोटास कम है तो जिंक। अरे भाई, जब उसका सृजन हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा जब तक मिट्टी में रहेगी तब तक वो टेढ़े मेढ़े ही होंगे पत्ते। और जहां नकारात्मक ऊर्जा होगा, मैंने बताया क्या पैदा होते हैं वहां? मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू, केकड़े, चूहे। खेतों में अगर इनकी मात्रा बहुत है, समझ जाना बहुत निगेटिव एनर्जी है। तो सृजन के करते समय ये ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, और है तो ये ऊर्जा को भी दोष मुक्त रखना है खेत में। एक मुझे ख्याल है, अभी कोई खेत में डुक्कर आ जाते, फिर नीलगाय आ जाते, तो वो नेगेटिव। ये देखो क्या होता है, सुअर देखो, जब क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा चलते चलते क्या हो गया कि केचुए उत्पन्न कर दिए। एक मैं घूरे की गोबर की कहानी बताता हूँ, आप लोगों को तो कन्हई में बताया होगा, वो कच्चे गोबर का ऊर्जा चक्र। अभी कैलेंडर में भी मैंने उसमें पिछले साल के कैलेंडर में डाला है। कहाँ है? इसमें देखिए, ये पिछले साल के कैलेंडर में मैंने घूरे के गोबर का ऊर्जा चक्र का वर्णन किया है। कि अगर आप ये घूरे के गोबर में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वहां क्या होता है, उस गोबर में फंगस, वायरस और व्हाइट ग्रब उत्पन्न हो जाता है अपने आप। फिर इसको खेत में डालोगे तो बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, इस गोबर को खाने आता है दीमक, दीमक को खाने आता है छिपकली, सांप, इनको खाने आते हैं बिच्छू, केकड़े। ये बिल बनाते हैं, फिर चूहे पलेंगे। ये गोबर अगर गीला हो गया तो इसको खाने लाल मुंडी का केचुआ आएगा, वो लंबा वाला केचुआ। वो चूंकि दुर्गंध को खाने आए तो वो निगेटिव ही है, सिद्ध किया है। क्योंकि ये केचुआ क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को चेक कर देता है, उसकी मोटाई को रोक देता है। फिर ये केचुआ ज्यादा हो गई तो इसको खाने आएगा मेंढक या सुअर। जंगल के सुअर को पता लगेगा कि दुर्गंध का स्वादिष्ट भोजन, सजीव भोजन कहाँ है? खेत में। इसलिए पूरे गुजरात में जंगल के सुअर खेतों में हमला कर दिए, क्योंकि गुजरात में भयंकर बेसन का घोल डाला गया जैविक खेती के नाम पर। तो आपने उत्पन्न कर दिया कौन सा केचुआ? दुर्गंध खाने वाला केचुआ उत्पन्न कर दिया। क्योंकि मिट्टी में निगेटिव फंगस, वायरस आएगा तो वो निगेटिव केचुआ जमीन के अंदर से निकल आएगा। क्यों? क्योंकि केचुआ जो है मांसाहारी जीव है, वो बैक्टीरिया खाने के लिए मिट्टी खाता है, मिट्टी खाने के लिए मिट्टी नहीं खाता।
अगर उसमें दुर्गंध के बैक्टीरिया होंगे तो दुर्गंध का केचू आएगा, और सुगंध का बैक्टीरिया होगा तो सुगंध का केचू आएगा। हमारे खेत में दुर्गंध आपने डालोगे, घूरे का गोबर डालो या बेसन वाला घोल डालो, दुर्गंध का केचू आना ही है, वो आएगा तो फिर सुअर आना ही है। तो ये कारण है सुअर के आने का। आप जिसका भोजन डालोगे वो जीव आएगा, ये इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो वापस मैं आता हूं अपने टॉपिक पर कि हमको अधोगति का पहला जो डीएनए है जिसका नेगेटिव, उसको तो हमेशा दूर रखना, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो किसी भी तरह के जीवाणु क्यों ना हो, जैसे मच्छर मक्खी नहीं होने चाहिए। हमारे प्लांट में अगर नकारात्मक ऊर्जा होगा तभी नकारात्मक मच्छर इस पे बैठेंगे। और मैं देखा हूं कई कई ऐसे जगह कि घर के चारों तरफ पेड़ लगे हैं, हम जैसे उस घर में घुसे एक ने चट्ट से काटा, हम बिल्कुल तिल मिला गए, लाल हो गया यहाँ चकत्ते। मैं, रितेश जी और कौन गया था, एक और व्यक्ति थे, शिवेन था, हम 3 लोग गए थे। आधे घंटे नहीं बैठ पाए, जबकि घर किससे लदा है, पेड़ों से। पेड़ कौन से, निगेटिव। तो नकारात्मक पेड़ होंगे तो मच्छर पनपेंगे, या नकारात्मक ऊर्जा प्लांट में भरी होगी, पेड़ सकारात्मक हैं लेकिन नकारात्मक भरी होगी तो भी जो है आप शिकार होंगे, आपको मच्छर काटेंगे। क्यों, नकारात्मक जीवाणु हमारे ब्लड में तैर रहे हैं, मच्छर काटने हैं। हम कितनी